ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेंट्रेट करो अपने स्क्रीन पर। हमने लास्ट लेक्चर में मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर इस पॉइंट को स्टार्ट किया था। इसमें हमने स्पेशली इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी को कवर किया था, मेमोरी की मीनिंग को समझा था। ओके, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट मेमोरी की क्या है ये इनको समझा था। ये चार्ट पर भी हमने एक्सप्लेनेशन किया था। एक बात मैं यहाँ पे आपको कहना चाहूंगा कि आपको जब मैं ये पीपीटी जो है आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर जब भेजूंगा और उसके बेस पर जब आप अपने नोटबुक में इसको लिखोगे, तब क्या करना है आपको, ये जो चार्ट है, ये चार्ट है ना पूरा नहीं है। यहाँ पे ये एक आधा चार्ट इस स्लाइड पर है और आधा चार्ट जो है तो अगली स्लाइड पर है। आपको लिखते समय क्या करना है, एक ही पेज पर इसको कवर करना है, क्योंकि मैंने मेमोरी के जो दो टाइप्स यहाँ पे हमने किए थे, इंटरनल और एक्सटर्नल, इस स्लाइड में सिर्फ इंटरनल वाले पार्ट को ही इंक्लूड किया है। एक्सटर्नल वाले पार्ट जो है मैंने अगले स्लाइड में इसको इंक्लूड किया है। ये एक्सटर्नल वाले पार्ट है। लिखते समय आपको नोटबुक में क्या करना है, ऐसा इसको डिवाइड नहीं करना है, एक ही पेज पर ये दोनों चार्ट को एडजस्ट करना है, क्योंकि ये पूरा एक ही चार्ट है। ये यहाँ पे मैंने दो स्लाइड पर चार्ट बनाया, मगर आपको लिखते समय एक ही पेज पर इसको कवर करना है। ठीक है, तो ये ध्यान देना जब आप असाइनमेंट अपने नोटबुक में लिखना चालू करोगे, तब दोनों दोनों स्लाइड में जो चार्ट है वो एक ही पेज पर आपको अपने नोटबुक में लिखना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको हमने कवर किया था। इसके बाद इंटरनल मेमोरी की मीनिंग, उसके फीचर्स क्या है, इसको देखा था। सेकेंडरी मेमोरी क्या है, उसके फीचर्स क्या है, ये भी हमने कवर किया था। नेक्स्ट हमने डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, इसका जो बेसिक डिफरेंस है ये भी समझ लिया था। ये आगे और भी एक बार रिवाइज होगा, ये डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी। तो यहाँ पे हम फिर से आज रिपीट नहीं करेंगे इसको, लास्ट लेक्चर में हमने इसको कवर किया था। ठीक है, आज हम देखेंगे रैम को, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम क्या है, किसका एक पार्ट है, रैम कौन सी मेमोरी है। आप मुझे चार्ट बॉक्स में उसका आंसर दे दो। रैम ये कौन सी मेमोरी है, किस प्रकार की मेमोरी है, उसका आंसर चार्ट बॉक्स में चाहिए मुझे। रैम किस प्रकार की मेमोरी है, इंटरनल है या एक्सटर्नल है, इन दोनों में से आंसर होगा। करेक्ट, साक्षी बराबर है, मृणाली इंटरनल मेमोरी ये, रैम इंटरनल मेमोरी है, बराबर। यही आंसर मुझे एक्सपेक्टेड था आपकी तरफ से। तो रैम को हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे आगे जाएंगे। रैम क्या है उसको देखेंगे। ठीक है, तो कवर देख लेना, स्क्रीन के ऊपर फोकस करना। मैं यहाँ पे रीड करूंगा, उसके हिसाब से आप भी अपने जो मोबाइल स्क्रीन पर जो स्क्रीन दिखाई दे रही है उसको आपको रीड करना है। ठीक है, रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का मीनिंग क्या है, रैम का फुल फॉर्म क्या है, ये हर बार एमसीक्यू में आने वाला क्वेश्चन है, हर बार आता है ये। रैम स्टैंड्स फॉर, अदरवाइज रैम का फुल फॉर्म क्या है, रैम में से आर क्या इंडिकेट करता है, ये अलग अलग एंगल से इसको पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसका फुल फॉर्म याद रखना बहुत जरूरी है। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज एन चिप कंसिस्टिंग some integrated circuits and located on motherboard। अब ये रैम क्या है, एक आईसी से बना हुआ एक चिप है, यानी कि बहुत सारे आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट जो होते हैं उनकी मदद से बनाया हुआ एक चिप है, जो मदरबोर्ड पर उसको लोकेट किया जाता है, उसको मदरबोर्ड पर फिक्स किया जाता है। ठीक है, the RAM chip read, write and hold the programs data that the CPU is presently working। अब ये रैम क्या करता है, रैम जो इंटरनल मेमोरी वाली जो चिप है वो क्या करता है, डेटा को रीड करता है, डेटा को राइट करता है, उसके साथ जो डेटा इंस्ट्रक्शन और जो रिजल्ट है, अदरवाइज जो प्रोग्राम डेटा है, इन सभी को क्या करता है, रैम होल्ड करके रखता है। जो प्रेजेंटली सीपीयू वर्किंग कर रहा है या प्रेजेंटली जो कंप्यूटर सिस्टम पर आप जो वर्किंग कर रहे हो, उन सभी डेटा को प्रेजेंटली होल्ड करने का काम, पकड़ के रखने का काम ये रैम करता है। स्पेशली मेमोरी में जो रैम है, वो इंटरनल मेमोरी में जो रैम है ये काम करता है। ठीक है, इट इज इंटरनल मेमोरी ऑफ द सीपीयू फॉर स्टोरिंग डेटा, प्रोग्राम एंड रिजल्ट। ये क्या है, रैम क्या है, इट इज इंटरनल मेमोरी, रैम इज इंटरनल मेमोरी। एमसीक्यू में यही क्वेश्चन आता है, रैम इज दैट डैश मेमोरी। नीचे ऑप्शंस होंगे इंटरनल, एक्सटर्नल, ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस। इस टाइम पर आपको
जो पहला आंसर है इंटरनल, इसको क्लिक करना होगा, ठीक है। रैम इज द इंटरनल मेमोरी of the CPU for storing data, program and results. Next, it is more faster to read and write than the other kinds of storage devices like hard disk, floppy disk, DVD, etc. अब ये जो RAM जो है ये कंपैरेटिवली जब आप अदर मेमोरी डिवाइसेस को देखेंगे उसके कंपैरिजन में RAM सबसे फास्ट है। RAM की स्पीड जो है काम करने का तरीका जो है वो बहुत ही फास्ट है एज कंपेयर टू अदर डिवाइसेस, ठीक है। इट इज वोलाटाइल एंड टेम्पररी इन नेचर। अब ये इट इज वोलाटाइल एंड टेम्पररी इन नेचर का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे? ये जो वोलाटाइल का इसका हिंदी में ऐसा अर्थ होता है कि अस्थिर मेमोरी, जो अनस्टेबल है, जो स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल यानी कि चंचल, यानी कि वो बहुत बार वो फ्लक्चुएट होते रहता है, इसलिए इसको वोलाटाइल कहा जाता है, ठीक है। इट इज इट इज वोलाटाइल एंड टेम्पररी इन नेचर। टेम्पररी बेस का रहता है, परमानेंट बेस का नहीं रहता है, वोलाटाइल रहता है, यानी कि ये अनस्टेबल रहता है। बिकॉज एज सुन एज कंप्यूटर स्विच ऑफ और रीसेट द ऑल कंटेंट्स और डेटा ऑफ रैम आर लॉस्ट। क्योंकि अब ये तो परमानेंट नेचर का नहीं होता, ये टेम्पररी नेचर का होता है, वोलाटाइल नेचर का होता है। अगर बीच काम करते समय या कंप्यूटर सिस्टम जो प्रेजेंटली वर्किंग कर रहा है अगर उसमें से पावर ऑफ होता है या इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, तो जो कुछ प्रेजेंटली वर्किंग हो रहा था सिस्टम के ऊपर वो लॉस हो जाएगा जब इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स आता है या इलेक्ट्रिसिटी बीच में से चली जाती है या पावर का कोई भी प्रॉब्लम आता है या हार्डवेयर का कोई प्रॉब्लम आता है जिससे कि कंप्यूटर बंद होता है या रिस्टार्ट होता है। तो इसी के कारण क्या होगा, जो प्रेजेंटली वर्किंग चल रही थी सिस्टम के ऊपर वो सब वर्किंग जो है, जो रैम ने जो जितनी डेटा को पकड़ के रखा था, होल्ड करके रखा था, वो सब छोड़ देगा, वो सब इरेज कर देगा। इसलिए इसको टेम्पररी नेचर की मेमोरी कहा जाता है, ठीक है। टुडे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैम अवेलेबल इन मार्केट। स्पेशली आप जीबी में देखते हो, गीगाबाइट में की रैम कितनी जीबी की होती है, ओके। आज मोबाइल में नियर अबाउट 8-10 जीबी की रैम अवेलेबल हो रही है। मोबाइल में भी, आपके मोबाइल में भी किसी मोबाइल में 3 या 4 जीबी की रैम होगी, किसी के 6 जीबी की रैम होगी। तो डिफरेंस आज मार्केट में बहुत सारे अलग अलग प्रकार की रैम जो अपनी अपनी अलग अलग कैपेसिटी से प्रेजेंट किया है हर एक कंपनी ने मार्केट में, ठीक है। तो डिफरेंट साइज में है रैम एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ रैम, दैट इज डायनामिक रैम एंड स्टैटिक रैम। रैम के दो प्रकार स्पेशली दिखाए जाते हैं या देखने को मिलते हैं, जिनको कहा जाता है डायनामिक रैम और स्टैटिक रैम। अब इनके जो दो पार्ट्स है इनको हम देख लेंगे। उससे पहले मैं बाकी लोगों को जो वेटिंग में है उनको ऐड कर देता हूँ, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे वाली स्लाइड। यहाँ तक तो रैम को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे ये इमेज आपको दिखाई देगी कि रैम किस प्रकार की होती है। रैम जो मदरबोर्ड पर लोकेट होती है, जिसको मदरबोर्ड पर फिक्स किया जाता है, ये इस प्रकार की रैम होती है। ये देखिए लीजिए यहाँ पे ये जो आपको ब्लैक कलर की जो चिप दिखाई दे रही है, ये क्या है? ये आईसीज होती है। बहुत सारे आईसीज को एक चिप पर बिल्ड किया जाता है, इसको बांध दिया जाता है। जो इस साइड से जो आपको यहाँ पे गोल्डन स्ट्रिप दिखाई दे रही है, इस साइड से ये जो गोल्डन स्ट्रिप है, ये गोल्डन स्ट्रिप मदरबोर्ड में फिक्स किया जाता है, जिससे कि रैम की कैपेसिटी यूज की जा सके या रैम की जो फंक्शनिंग है वो सिस्टम में यूज की जा सके। एक मदरबोर्ड में 1 से 2 रैम को हम उसमें फिक्स कर सकते हैं। मदरबोर्ड अगर आपने देखा होगा तो आपको ये बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आगे जाएंगे। जो रैम की जो दो पार्ट हमने अभी कहे थे, उसमें से जो पहला है एस रैम। एस रैम को हम यहाँ पे कवर करेंगे। एस रैम क्या है? एस रैम को एक्सप्लेन करने के लिए आपको अपने स्क्रीन पर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ये पैराग्राफ रीड करता हूँ, आप भी वहां से इसको कॉन्सेंट्रेट करो। SRAM stands for Static Random Access Memory। यहाँ पे यस का जो मीनिंग है, यहाँ पे यस का मीनिंग क्या हो रहा है? स्टैटिक हो रहा है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट रिटेन्स द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन एज लॉन्ग एज द पावर सप्लाई इज ऑन। अब ये क्या करता है? जो स्टोर्ड इंफॉर्मेशन होती है या जो डेटा होता है उसको पकड़ के रखता है जब तक पावर ऑन है।
data is stored in a transistor and requires a constant power flow. अब स्पेशली रैम और रैम की जब बात की थी तो हमने एस रैम और डी रैम के बारे में कुछ नहीं कहा था, मगर जब आप फोकस करते हो स्पेशली एस रैम के ऊपर, तो एस रैम में क्या होता है, ये जो डेटा स्टोरिंग करने का जो प्लेस होता है वो कहाँ पे होता है, डेटा इज स्टोर्ड इन ट्रांजिस्टर एंड रिक्वायर्स अ कांस्टेंट पावर फ्लो। अभी इस एस रैम में ट्रांजिस्टर में डेटा को स्टोर किया जाता है। एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट को यहाँ पे मेंशन किया है। एस रैम किसमें डेटा स्टोर करता है, तो ट्रांजिस्टर में डेटा स्टोर करता है। और ट्रांजिस्टर अगर होता है तो उसको कंटिन्यूसली पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एस रैम को कंटिन्यूसली पावर सप्लाई की जरूरत होती है। इट डज नॉट रिक्वायर रिफ्रेशिंग टू कीप द डेटा इंटैक्ट। ओके, इट डज नॉट रिक्वायर रिफ्रेशिंग। अब इट डज नॉट रिक्वायर रिफ्रेशिंग टू कीप द डेटा इंटैक्ट। इंटैक्ट का मीनिंग होता है कंटिन्यूसली। ओके, अगर किसी डेटा को कंटिन्यूसली रखना है तो ये जो रैम हो, ये यस रैम जो होती है उसको रिफ्रेशिंग करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि रिफ्रेशिंग आपने कभी कंप्यूटर पे वर्क करते करते रिफ्रेशिंग किया होगा, माउस का राइट बटन क्लिक करके एक ऑप्शन आता है रिफ्रेशिंग का, तो उसी प्रकार से एक इस मेमोरी को रिफ्रेशिंग करने की एक कमांड होती है। उस कमांड की कंटिन्यूसली हमें यूज करने की जरूरत नहीं होती। क्यों? इट डज नॉट रिक्वायर रिफ्रेशिंग टू कीप द डेटा इंटैक्ट। कंटिन्यूसली डेटा को अगर आपको होल्ड करना है कि रखना है तो इसके लिए रिफ्रेशिंग की जरूरत नहीं होती, ये ऑटोमेटिकली होते रहता है। द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज स्टोर्ड इन द एस रैम। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये सेंटेंस आपको बता देगा कि एस रैम में क्या स्टोर किया जाता है। एस रैम में जितने भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं उनको स्टोर किया जाता है, उनको उस पर रखा जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब आगे हम देखेंगे सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, बाकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, वो आगे आप हमें एक्सप्लेन करना ही है। मगर यहाँ पे सॉफ्टवेयर का एक पार्ट है जिसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो एस रैम के ऊपर स्टोर किए जाते हैं। अब ये क्यों किए जाते हैं, एस रैम के ऊपर ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्यों स्टोर किया जाता है इनको, तो उसका आंसर आपको मिलेगा टू गवर्न द ओवरऑल ऑपरेशंस ऑफ द सिस्टम एज लॉन्ग एज पावर सप्लाई इज ऑन। जब तक सिस्टम चालू है, जब तक सिस्टम में पावर सप्लाई ऑन है, तब तक उस सिस्टम के बाकी जो पार्ट्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको गवर्न करने के लिए, सभी सिस्टम की एक्टिविटी जो है, जो ऑपरेशन है, उनको कम्युनिकेट करने के लिए, उनको उनमें कोऑर्डिनेशन रखने के लिए ये एस रैम में जो डेटा होता है वो काम में लाया जाता है। ठीक है, तो द कंटेंट्स ऑफ एस रैम डू नॉट चेंज इन प्रेजेंस ऑफ पावर सप्लाई। जब तक पावर सप्लाई होता है या जब तक कंप्यूटर ऑन होता है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो एस रैम में हमने उसको स्टोर कर रखा होता है, यानी हम दोनों एंगल से इसको ऐसा कह सकते हैं कि एस रैम में जो डेटा है वो जब तक कंप्यूटर ऑन है तब तक उसमें कोई चेंज नहीं होता है। यानी हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो एस रैम में है उसमें हम चेंज नहीं कर सकते या उसमें कुछ चेंजेस नहीं होता जब तक कंप्यूटर सिस्टम ऑन है। इसका एक एग्जांपल मैं बता सकता हूँ कि आपको, आपके मोबाइल में जो ऐप है उन ऐप की जो सेटिंग है वो ऑटोमेटिकली चेंज होती है क्या? नहीं होती है। आप अपने मोबाइल की बाकी जो फंक्शनिंग है उसको चेंज कर सकते हैं, मगर जो एप्लीकेशन है उसको चेंज नहीं कर सकते। वो उसको आपको क्या करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है प्ले स्टोर में जाके। उसी प्रकार से जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में, उन सभी में यूजर कुछ चेंज नहीं कर सकता है। जैसे कि कॉमन यूजर, अगर प्रोग्रामर है तो वो चेंज कर सकता है, मगर जो कॉमन यूजर होते हैं वो चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम ऐसा कहा जाता है कि जो जब तक कंप्यूटर में पावर सप्लाई ऑन है तब तक एस रैम में जो भी डेटा है, यहाँ पे तो मैंने एक एग्जांपल आपको बताया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर इस एस रैम में रखा जाता है इनको। तो बाकी भी और भी मैटर है जो एस रैम में रखा जाता है, उनको आगे देखेंगे। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, जो कुछ डेटा है एस रैम में वो ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होता है। इट इज यूज्ड टू कैश मेमोरी। अब ये भी सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट है, एस रैम में किस प्रकार की मेमोरी यूज की जाती है, तो उसका आंसर है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी इसको डिटेल से देखेंगे क्योंकि ये कैश मेमोरी और फर्मवेयर जो है वो आपके मोबाइल से रिलेट करते हैं, उनको हम डिटेल से आगे देख लेंगे। ठीक है, एस रैम की कुछ फीचर्स है उसको भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। फीचर्स में सबसे पहला है इट इज फास्टर देन डी रैम, यानी कि
डी रैम से बहुत ही फास्ट काम करने वाला जो मेमोरी है वो कौन सी है, वो एस रैम है। एस रैम डी रैम से बहुत फास्ट है, कंज्यूम मोर पावर। अब ये क्यों इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा लेती है एस रैम, क्योंकि इसमें ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है, ट्रांजिस्टर को ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है, इसलिए एस रैम को ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। ऐसा हम यहाँ पे इसकी एक फीचर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन है ट्रांजिस्टर यूज होना। ओके, नेक्स्ट है मोर एक्सपेंसिव। जो डी रैम के कंपैरिजन में एस रैम की जो कॉस्ट होती है वो बहुत ही बड़ी होती है, इसलिए इसको मोर एक्सपेंसिव कहा गया है। ओके, लार्ज इन साइज। डी रैम की जो एस रैम की जो साइज होती है वो डी रैम से बड़ी होती है कंपेरेटिवली, जब आप हम इसको देखेंगे तब। ओके, नो नीड टू रिफ्रेश। यहाँ पे रिफ्रेशिंग करने की जरूरत नहीं होती। जैसे कि मैंने अभी कहा था कि आप कंप्यूटर में काम करते समय किसी प्रोग्राम को आपने कभी रिफ्रेश किया होगा, उसी प्रकार से डी रैम में जो डेटा है यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर को रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती, उसको अपडेट करना पड़ता है। वो अपडेट हम इंटरनेट से करते हैं, चाहे वो कंप्यूटर सिस्टम में सिस्टम सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो मोबाइल में आपके एप्लीकेशंस हो, उनको हम क्या करते हैं, अपडेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट लॉन्ग लाइफ। डी रैम की तुलना में एस रैम की जो वर्किंग कैपेसिटी होती है, उसकी जो कैपेबिलिटी होती है वो लॉन्ग लाइफ होती है। तो ये सारे इसके फीचर्स को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। इसके अगेंस्ट हम देखेंगे डी रैम। अब डी रैम क्या है, डी रैम को थोड़ा सा कवर करके यहाँ पे डी रैम स्टैंड्स फॉर डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ पे रैंडम एक्सेस मेमोरी तो कॉमन है, सिर्फ यहाँ पे आपको डी का फुल फॉर्म जो है, डी का जो मीनिंग है उसको याद रखना है। डी मींस डायनामिक। ओके, गतिशील, जिसको आप बोलते हैं गतिशील। अभी इसकी गतिशील रैंडम एक्सेस मेमोरी ये क्या है, इट इज यूज्ड टू इंप्लीमेंट मेन मेमोरी। इस ये जो डी रैम होती है ये एक्चुअली मेन मेमोरी होती है। कंप्यूटर सिस्टम में जो हमें देखना है कंप्यूटर ब्लॉक डायग्राम, कंप्यूटर ब्लॉक डायग्राम में जो सीपीयू यानी कि वो डायग्राम में जो दिखाया गया है पूरी वर्किंग प्रोसेस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, उसको समझने के लिए जो कुछ डेटा हम इंटर करते हैं इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से सीपीयू में जो डेटा इंक्लूड होता है वो सबसे पहले मेन मेमोरी में जाके प्रोसेसिंग करता है। तो कंप्यूटर की सबसे मेन मेमोरी क्या है, वो है डी रैम। तो इसको इट इज यूज्ड टू इंप्लीमेंट मेन मेमोरी। मेन मेमोरी का फंक्शन आगे देखेंगे, मगर यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि डी रैम क्या है, ये मेन मेमोरी है। इट स्टोर्स द प्रोग्रामर्स डेटा, प्रोग्राम्स एंड अदर इंस्ट्रक्शंस इन कैपेसिटर। अब यहाँ पे इससे पहले एस रैम किस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में डेटा सेव करता था, तो वो था ट्रांजिस्टर, मगर डी रैम जो है वो कैपेसिटर यूज करता है। कैपेसिटर में डेटा को स्टोर करके रखता है, चाहे वो प्रोग्रामर्स का डेटा हो, प्रोग्राम्स हो या कोई अदर इंस्ट्रक्शंस हो, ये सभी क्या करता है, वो कैपेसिटर में सेव करके रखता है। नेक्स्ट, the contents of this memory is changed time to time. That's why refreshing is needed to keep the data intact. अब ये जो होता है, अब इससे पहले एस रैम को रिफ्रेशिंग की जरूरत नहीं होती थी, मगर इसको रिफ्रेशिंग की जरूरत है। क्यों? क्योंकि इसमें जो डेटा होता है, इसमें जो डेटा होल्ड करके रखा होता है वो चेंज होते रहता है, इसलिए इसको टाइम कंटिन्यूसली आफ्टर सम टाइम इसको रिफ्रेश करने की जरूरत होती है डी रैम में जो कुछ डेटा है। तो यहाँ पे याद रखना है कि आपको डी रैम में रिफ्रेशिंग की जरूरत होती है, एस रैम में उसकी जरूरत नहीं होती। डी रैम में रिफ्रेशिंग की जरूरत क्यों होती है, क्योंकि इसमें जो डेटा होता है वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। नेक्स्ट, इट इज एन इंस्ट्रक्शंस, इफ एन इंस्ट्रक्शंस और कमांड इज एक्सिक्यूटेड, इट गेट लॉस्ट फ्रॉम द डी रैम टू मेक मेमोरी अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट जॉब। अब ये जो जैसे जैसे जॉब हम जैसे जैसे एक्टिविटी हम करेंगे सिस्टम के ऊपर, एक एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद डी रैम क्या करता है, उसका जो डेटा है उसको छोड़ देता है, जो करंटली प्रेजेंट वर्किंग जो एक्टिविटी चल रही है, जो नेक्स्ट जॉब चल रहा है, उसका डेटा जो होता है उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है उसको होल्ड करके रखता है। तो ये चेंज होते रहता है हर बार, जैसे हम मेमोरी में काम करते हैं या सिस्टम पर काम करते हैं, तो जैसे जैसे काम है वैसे वैसे डी रैम वो उसमें चेंजेस करते रहता है। ठीक है, इसके सम फीचर्स है।
फीचर्स को हम कवर करेंगे। अब इसके अगेंस्ट जो SRAM के जो हमने फीचर्स देखे थे, उसके एग्जैक्टली अगेंस्ट इसके फीचर है। अब क्या देखा था इसके पहले हमने, जो SRAM थी वो कैसा था, फास्टर था DRAM से, मगर यहाँ पे हम DRAM के फीचर्स देख रहे हैं। तो DRAM के सबसे पहला फीचर क्या है, इट इज स्लोअर देन SRAM, यानी कि SRAM की तुलना में DRAM कैसा है, उसकी स्पीड स्लो है। कंज्यूम लेस पावर, अब यहाँ पे कैपेसिटर यूज किया जाती है, इससे पहले ट्रांजिस्टर की वजह से SRAM को ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगती थी, मगर इसमें कैपेसिटर यूज होते हैं, इसलिए इसमें लेस पावर कंजम्पशन होता है। नेक्स्ट है लेस एक्सटेंसिव, SRAM की तुलना में DRAM जो है वो उसकी जो कॉस्ट है वो कम है, लेस इन साइज, इसकी जो स्टोरिंग कैपेसिटी जो है, साइज जो है वो SRAM से भी कम है। नीड टू रिफ्रेश, DRAM को रिफ्रेशिंग की जरूरत होती है टाइम टू टाइम, ओके, अगर आपको कंटिन्यूसली डेटा को मेंटेन करना है तो। नेक्स्ट शॉर्ट लाइफ, इसकी भी लाइफ जो है वो शॉर्ट होती है DRAM की। आगे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं यहाँ पे करूंगा, डिफरेंस बिटवीन SRAM एंड DRAM का डिफरेंस देखते समय आपको क्लेरिफाई होगा कि एक्चुअली में ये क्या है। अब यहाँ पे इस स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि DRAM एक्चुअली कैसा है और SRAM एक्चुअली कैसा है। ये जो SRAM यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये जो है SRAM वाला है जिसमें ट्रांजिस्टर यूज किया जाता है। ये जो DRAM एक्चुअली में DRAM ही होती है वो, और SRAM इस प्रकार से आपको मदरबोर्ड में दिखाई देने वाला पार्ट है। जब भी आप मदरबोर्ड देखेंगे, अगर ये पार्ट आपको दिखाई देगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये रैम है, मगर स्पेशली SRAM है, स्टैटिक रैम है। ओके, तो आगे जाएंगे, डिफरेंस बिटवीन SRAM एंड DRAM। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है, सबसे पहला जो डिफरेंस हम देखेंगे SRAM DRAM। पहला डिफरेंस है ट्रांजिस्टर आर यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन SRAM। SRAM में क्या यूज किया जाता है, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक पार्ट यूज किया जाता है, तो उसका आंसर है ट्रांजिस्टर्स। ओके, इसके अगेंस्ट जब हम DRAM को देखेंगे तो DRAM में ऐसा कौन सा इलेक्ट्रॉनिक पार्ट यूज किया जाता है जिसमें डेटा को स्टोर किया जाता है, तो उसका आंसर है कैपेसिटर। ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर यहाँ पे आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कैपेसिटर आर नॉट यूज्ड, मींस नो रिफ्रेशिंग इज रिक्वायर्ड। SRAM में रिफ्रेशिंग की जरूरत नहीं होती क्योंकि इसमें कैपेसिटर यूज नहीं किए होते। ठीक है, अब टू स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम, contents of the capacitor needs to be refreshed periodically, यानी कि पर्टिकुलर टाइम लैग के बाद आपको जो DRAM में जो डेटा है उसको रिफ्रेश करने की जरूरत होती है। SRAM इज फास्टर एज कंपेयर टू DRAM। यहाँ पे थर्ड डिफरेंस क्या है, SRAM कैसे है, DRAM से बहुत फास्टर है। और इसके अगेंस्ट हम DRAM के कॉलम में देख सकते हैं कि आपको DRAM प्रोवाइड्स स्लो एक्सेस स्पीड की तुलना में DRAM कैसा है, SRAM से बहुत कम है, इसमें स्लो एक्सेस होते रहता है। नेक्स्ट है देयर आर दीज आर एक्सपेंसिव। जो SRAM की जो कॉस्ट होती है वो बहुत बड़ी होती है कंपैरेटिवली DRAM से। ओके, मगर DRAM के कॉलम में हम ऐसा कह सकते हैं कि देयर आर चीपर, दीज आर चीपर्स। ओके, DRAM क्या है, सस्ती होती है कंपैरेटिवली। नेक्स्ट हम 5 नंबर का पॉइंट्स जो डिफरेंस का वो उसको रीड करेंगे। दिस आर यूज्ड इन कैश मेमोरी। जो SRAM जो होता है वो कैश मेमोरी में यूज किया जाता है, और DRAM जो होती है वो मेन मेमोरी होती है। अब कैश मेमोरी क्या है, इसको थोड़ा सा एक यहाँ पे जनरल आपको एक सेंटेंस में बता दूंगा, इसको आगे हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। जब CPU और मेन मेमोरी CPU और मेन मेमोरी में जो कनेक्शन होते रहता है, जो कोऑर्डिनेशन होते रहता है, उनको होल्ड करने के लिए ये कैश मेमोरी यूज की जाती है। यानी कि कैश मेमोरी का जो प्लेस है वो कहाँ पे, ये समझना बहुत जरूरी है। कैश मेमोरी का जो प्लेस कहाँ पे है, जो CPU होता है और मेमोरी जो होती है, CPU और मेमोरी, यानी कि हम CPU की जगह पर हम आप कंट्रोल यूनिट भी इसको बोल सकते हैं। कंट्रोल यूनिट और मेमोरी, इन दोनों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होता है, इन दोनों के कोऑर्डिनेशन के लिए जो मेमोरी यूज की जाती है उसको कहा जाता है कैश मेमोरी। ओके, तो कैश मेमोरी आगे हम देखेंगे, मगर कैश मेमोरी किससे कहाँ पर यूज होती है, तो SRAM में होती है। DRAM में क्या,
सब मेन मेमोरी को यूज किया जाता है। यहाँ पे हमने DRAM और SRAM की डेफिनेशन को या डिफरेंस को देख लिया है। आगे हम जाएंगे रोम के बारे में। अभी तक जो डिस्कशन हमने किया था वो सब रैम के बारे में था। अब रोम के बारे में देखेंगे। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। तो रोम का यहाँ पे पैराग्राफ जो है वो उसको रीड करेंगे, बाद में इसका डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। रोम stands for read only memory. ROM stands for read only memory. It is also one of the internal memory. ROM ये external memory नहीं है, ये भी internal memory ही है, okay. The data and information are stored permanently at the time of system manufacturing. अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जब आप, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूंगा, जब आपने नया मोबाइल लिया होगा, नया मोबाइल जब आपने स्टार्ट किया होगा, स्टार्ट करने के बाद कुछ एप्लीकेशंस बाय डिफॉल्ट उसके अंदर होंगे या आपने देखे होंगे जो बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशंस है। उसके बाद आपने क्या किया, जो एप्लीकेशन, जो ऐप आपको, जिस ऐप की आपको जरूरत है वो ऐप क्या किया होगा, आपने प्ले स्टोर में जाके उसको डाउनलोड किया होगा। मगर जब कोई मैन्युफैक्चरर जब सिस्टम को या किसी मोबाइल को जब बनाता है या उसकी मैन्युफैक्चरिंग करता है, मैन्युफैक्चरिंग करते समय जब बाय डिफॉल्ट जो एप्लीकेशन उसमें स्टोर करके देता है, तो वो स्टोरिंग कहाँ पे होती है? तो वो स्टोरिंग होती है रोम में, ओके। रोम क्या है? इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंटरनल मेमोरी। द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड परमानेंटली एट द टाइम ऑफ सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग। यानी कि कोई भी कंप्यूटर सिस्टम जब बनाता है कोई भी मैन्युफैक्चरर, उस टाइम पे परमानेंटली जिस डेटा को स्टोर किया जाता है, वो डेटा स्टोर करने का जो प्लेस होता है वो होता है रोम। वी कैन ओनली रीड एंड यूज द स्टोर्ड डेटा ऑन द रैम चिप, रोम चिप। हम क्या कर सकते हैं? जस्ट उसको पढ़ सकते हैं, उस डेटा को रीड कर सकते हैं, उस एंड यूज द, और उस डेटा को यूज कर सकते हैं जो रैम चिप, रोम चिप पर इंसर्टेड है, जो रोम चिप पर ऑलरेडी स्टोर्ड है, उसमें हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। द प्रोग्राम्स एंड कंटेंट्स ऑफ रोम आर established permanently for internal working of the computer by the manufacturer. जो कंप्यूटर सिस्टम को कुछ इंटरनल प्रोसेसिंग की आवश्यकता होती है, कुछ इंटरनल सिस्टम की आवश्यकता होती है, कुछ इंटरनल इंस्ट्रक्शंस की आवश्यकता होती है जो सॉफ्टवेयर के रूप में होती है, इन सभी को जो एक सिस्टम को चलाने के लिए जिन जिन सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है या जिस इंस्ट्रक्शन की आवश्यकता होती है, वो ऑलरेडी जिस चिप पर स्टोर किया जाता है वो होता है रोम चिप, ओके। The all system softwares and microprocessor programs are stored on the chip. अब ये समझने के लिए यहाँ पे आपको ये यहाँ पे सेंटेंस में लिखा है, जितने भी सिस्टम सॉफ्टवेयर्स है और जो माइक्रो प्रोसेसर रिलेटेड प्रोग्राम्स जो होते हैं वो सब स्टोर किया जाता है इस रोम चिप के अंदर, ठीक है। Its contents are not lost even then the power is off. इसमें जो कंटेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? पावर, यदि पावर उनको चलाते समय यदि पावर बीच में से कट होती है या पावर चली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, तो उसमें का जो डेटा होता है वो लॉस नहीं होता है। अब इसका एग्जांपल ऐसा भी बोल सकते हैं, आप मोबाइल यूज करते करते सब बीच में से रिस्टार्ट हो गया है या चार्जिंग न होने के कारण वो बंद हो गया, जब आप फिर से चालू होगे तो उसमें का डेटा कहीं लॉस नहीं होता है, तो रोम में वो स्टोर होता है परमानेंटली बेस पर, ठीक है। यहाँ पे रोम इज आल्सो नोन एज अ फील्ड परमानेंट डेट स्टोर्स। अब रोम को किस प्रकार का स्टोरेज या किस प्रकार का स्पेस कहा जाता है? इसको फील्ड स्टोरेज भी कहा जाता है, इसको परमानेंट स्टोरेज भी कहा जाता है, इसको डेड स्टोरेज भी कहा जाता है, इसको फर्मवेयर भी कहा जाता है। यानी कि ये अलग अलग नाम है, रोम के अलग अलग नाम है जो हमने यहाँ पे अभी कहा मैंने, फील्ड, परमानेंट, डेड स्टोर्स और firmware, okay. There are two types of ROM. One is programmable ROM जिसको आप PROM कहते हैं। ROM के कितने टाइप्स है? दो टाइप्स, तीसरा भी टाइप्स है, आगे हम कवर करेंगे इसको। जो मैंने चार्ट में तीन टाइप्स दिए ना, तो
इसको वो भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, मगर वहां पे यहाँ पे मैंने क्यों नहीं किया, कि आगे पता चलेगा आपको। रोम इज, देयर इज टू टाइप्स ऑफ रोम। वन इज प्रोग्रामेबल रोम, जिसको आप पी रोम कहेंगे, और सेकंड इज इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम जिसको आप ईपी रोम, यहाँ पे रोम का मीनिंग तो आपको पता है, रीड ओनली मेमोरी, मगर पी का क्या हो रहा है, प्रोग्रामेबल। इसमें रोम का भी आपको मीनिंग पता है, ईपी का फुल फॉर्म क्या हो रहा है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। बोथ आर यूज प्रोग्राम रोम, जो ये दोनों भी कहाँ पे यूज का, ये दोनों भी कैसे प्रोग्राम रोम है। ओके, अब आपको क्लेरिफाई होगा कि ये रैम कैसा है और रोम कैसा है। रैम और रोम, जिस प्रकार से स्टैटिक रैम आपने देखा था, उसी प्रकार से ये रोम भी होता है। ये रैम इस प्रकार से है और रोम इस प्रकार की होती है। थोड़ा सा ऑब्जर्व करो इस स्क्रीन के ऊपर, आपको डिफरेंस पता चलेगा। हम आगे डिफरेंस भी कवर करेंगे, डिफरेंस को हमें कवर करना है। रैम इस प्रकार से दिखाई देगी, रोम इस प्रकार से आपको दिखाई देगी। तो आगे चलेंगे, डिफरेंस बिटवीन रैम और रोम। हम क्या करेंगे, डिफरेंस को यहाँ पे कवर करेंगे। डिफरेंस जो है रैम और रोम का जो डिफरेंस है, अब ये डिफरेंस जब हम एक्सप्लेन करेंगे तब आपको इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, इसको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो रैम और रोम के डिफरेंस को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट करो, हम 1-2-3 मिनट में इसको कवर करेंगे। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इस पॉइंट को यहाँ पे इंक्लूड किया है। एग्जाम में पूछा जाता है कि R stands for in ROM, R stands for in RAM। ओके, रैम में आर क्या मीनिंग है, रैम में आर का क्या मीनिंग है, रैम में आर इस शब्द का क्या फुल फॉर्म है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो रैम में आर का मीनिंग क्या है, रैंडम, और रोम में आर का मीनिंग क्या है, रीड। तो यहाँ पे आपको इस डिफरेंस को याद रखना है, रैम में आर का मीनिंग रैंडम है, रोम में रीड है। नेचर कैसा है, रैम का नेचर, इट इज वोलाटाइल मेमोरी, अदरवाइज इट इज टेम्पररी मेमोरी। ये कैसी है, अस्थिर मेमोरी है। इसको वोलाटाइल की जगह पर आप अनस्टेबल भी वर्ड यूज कर सकते हो। अनस्टेबल, स्टेबल यानी स्थिर, अनस्टेबल यानी अस्थिर। तो वोलाटाइल का मीनिंग क्या हो रहा है, अनस्टेबल। तो नेचर कैसा है, अनस्टेबल, वोलाटाइल, और ये टेम्पररी नेचर की है। इसके अगेंस्ट रोम कैसा है, रोम नॉन वोलाटाइल यानी कि स्थिर है, वो स्टेबल है, और ये परमानेंट नेचर की मेमोरी होती है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट देखेंगे, पावर ऑफ। पावर ऑफ होने से रैम में का डेटा लॉस हो जाता है। पावर ऑफ जब होता है कंप्यूटर सिस्टम चलाते समय या बीच में अगर इलेक्ट्रिसिटी जाती है, तो रैम में जो डेटा होता है वो लॉस होता है, मगर जो रोम में जो डेटा होता है वो लॉस नहीं होता। नो लॉस ऑफ डेटा व्हेन पावर इज ऑफ। ओके, नेक्स्ट टाइप कितने रैम के टाइप हमने देखे थे, एस रैम और डी रैम। उसी प्रकार से रोम के कितने टाइप है, पी रोम, ईपी रोम। अभी जो हमने देखा था, पी का फुल फॉर्म क्या हो रहा है, प्रोग्रामेबल। नेक्स्ट हम जाएंगे, टाइप तो हो गए। अब यहाँ पे कंटेंट्स को देखेंगे। कंटेंट्स जो 5 नंबर का डिफरेंस का पॉइंट जो है, कंटेंट्स को कवर करेंगे। प्रोग्राम्स एंड डेटा विच इज सीपीयू वर्किंग प्रेजेंटली। रोम क्या कीप करके रखता है, क्या होल्ड करके रखता है, जो प्रोग्राम और जो डेटा होता है जो वर्किंग सीपीयू कर रहा है प्रेजेंटली, उसको होल्ड करके रखता है। इसके अगेंस्ट रोम क्या करता है, स्पेशल स्टार्ट्स अप इंस्ट्रक्शंस ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन। अब जब कोई भी कंप्यूटर स्टार्ट होता है ना, जब आप स्टार्ट करते हो या मोबाइल को स्टार्ट करते हैं या किसी कंप्यूटर या लैपटॉप को स्टार्ट करते हैं, तो उससे पहले कुछ बूटिंग की प्रोसेस होती है। उस बूटिंग की जो प्रोसेस होती है, उस बूटिंग की प्रोसेस रोम में होती है। ओके, जो इंस्ट्रक्शंस बूटिंग रिलेटेड होते हैं वो सब रोम में होते हैं। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग अप किसी भी सिस्टम को स्टार्टअप प्रोसेसर के लिए जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो सब रोम में इंक्लूड होते हैं। और रैम में क्या होता है, जो प्रेजेंटली वर्किंग हो रहा है जो सब डेटा, वो रैम में इंक्लूड होता है। कॉस्ट कैसी होती है, रैम की कॉस्ट एक्सपेंसिव है। रैम कंपैरेटिवली रोम से एक्सपेंसिव है, ये ज्यादा महंगी है, मगर रोम कैसी है, रैम से बहुत सस्ती है। इट इज चीपर देन रैम। नेक्स्ट हम पॉइंट देखेंगे, स्पीड कैसी है रैम की, रोम की तुलना में रैम की स्पीड हाई है, और रोम की कैसी है, स्लो स्पीड है।
data change, data in RAM can be can be modified, erased, or read. Data in ROM can only be read, it can't be modified or erased. मुझे लगता है 1 मिनट बचा है, ये 3 पॉइंट्स आप कवर कर लेना। ये पीपीटी मैं अभी आपको आपके ग्रुप पर भेज दूंगा, ये आपको एज असाइनमेंट लिखना है। हम कल तो छुट्टी है, मंडे को इसको कवर करेंगे, ये जो डिफरेंस रहा है। आज के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं, तो मंडे को फिर मिलेंगे, इसी पॉइंट को, डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम को कवर करेंगे। मैं आपको ये अभी आपके ग्रुप पर भेज दूंगा, तो ये जस्ट आज रीड कर लेना, हम इसको